हम बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे, जहां पर हम आज जो मेडिकल इम्पोर्टेंस के ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले टर्न पे हमने कोकाई के बारे में बात की थी। इसके अंदर हम दो जो बेसिलाई की बात करेंगे वो है डिप्टीरिया कॉज करने वाले और टिटनेस कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसकी। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो कॉरिनी बैक्टीरियम, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया जो कॉज करता है वो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होती हैं, बेसिलाई होती हैं। ये स्पोर्स फॉर्म नहीं करते। महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये स्पोर फॉर्म्स नहीं करते, स्पोर नहीं बनाते ये। साथ ही साथ ये मोटाइल भी नहीं होते, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। ये बैक्टीरिया एरोबिक है। और यदि हम इसे टेल्यूराइट मीडियम पर कल्चर करें तो ऐसी स्थिति में हमें ग्रे से ब्लैक कॉलोनीज जो कि क्लब शेप्ड होंगी, ग्रे से ब्लैक कॉलोनीज मिलेंगी जो कि एक क्लब शेप्ड ग्राम पॉजिटिव रॉड की है, जो कॉरिनी बैक्टीरियम है, जो कि वी या एल शेप में अरेंज होंगी। इन्हें हम कॉरिनी बैक्टीरियम के रूप में आइडेंटिफाई वहां कर पाते हैं। सबसे खास बात, जब हम लॉयफ्लर्स कोगुलेटेड सीरम मीडियम का उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर वहां हमें ग्रेन्यूल्स जो कि वॉलिटिन है वो बनते हैं। ये ग्रेन्यूल्स मेटाक्रोमेटिकली स्टैन भी हो जाते हैं, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉरिनी बैक्टीरियम है। जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स हैं कॉरिनी बैक्टीरियम के, उनके अंदर एक बीटा प्रोफेग मौजूद होता है जिसके अंदर टॉक्सिन्स के लिए जीन्स मौजूद होती हैं। इसको अपन बीटा कॉरिनी फेग भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एक पेशेंट से ये फेग जो कि डिप्टीरिया के लिए जीन रख रहा है, टॉक्सिन जीन रख रहा है, वो दूसरे व्यक्ति के अंदर जिसमें भी डिप्टीरिया से संबंधित बैक्टीरिया है लेकिन उसके अंदर ये प्रोफेग नहीं है, उसमें चला जाए तो दूसरे व्यक्ति भी डिप्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो इसका जो बैक्टीरियम का या फेग का जो ट्रांसमिशन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है, जो कि जिसका रिजर्वायर ओरोफेरिंग्स होता है, माउथ और फेरिंग्स इन्फेक्टेड व्यक्ति का, वहां से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए, खांसी के जरिए इसका प्रसार होता है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो ये मुख और जो फेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स, उसकी एपिथेलियम पर कॉलोनाइज होता है। और अगर क्यूटेनियस डिप्टीरिया की बात करें तो उस स्थिति में ये स्किन के ऊपर कॉलोनाइज होता है। डिप्टीरिया का जो कारण है वो है डिप्टीरिया टॉक्सिन, जिसके अंदर विभिन्न कंपोनेंट होते हैं। तो ये ए और बी जो कंपोनेंट है वो इलेंगेशन फैक्टर 2 से ये एडीपी राइबोस को जोड़ देता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से ये डिप्टीरिया टॉक्सिन कार्य करता है उससे आप समझ सकते हैं। तो अगर आप ओरोफेरिंग्स को देखेंगे, मुख और ग्रसनी को देखेंगे, तो वहां आपको एक डर्टी, एक गंदगी युक्त
गंदी सी ग्रे कलर की सूडो मेम्ब्रेन नजर आएगी, जो कि डेड सेल्स, फाइब्रिन, एक्सुडेट आदि की बनी हुई होती है। और ये जो डर्टी ग्रे सूडो मेम्ब्रेन आती है, इससे आप पता लग सकते हैं कि व्यक्ति कोरिनी बैक्टीरियम से ग्रसित है या नहीं। अगर ये आगे लैरिंग्स या ट्रैकिया की तरफ एक्सटेंड होती है तो इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अल्टीमेटली अगर ये सिस्टम में आती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोरिनी बैक्टीरियम आता है, तो ऐसी स्थिति में ये हार्ट और नर्व को भी डैमेज कर सकता है। तो जो डिजीज है डिप्थेरिया, इसके प्रमुख लक्षण हैं सोर थ्रोट, गले में खराश और साथ ही साथ गले में सूडो मेम्ब्रेन का दिखना, बुलने की स्थिति आना, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा आपको बताया अगर ये एक्सटेंड करती है लैरिंग्स में तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है कोरिनी बैक्टीरियम तो ऐसी स्थिति में मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, कार्डियक डिसफंक्शन मतलब हृदय का जो कार्य है वो सुचारू नहीं हो पाना, इसके साथ साथ जैसा आपको बोला कि नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, तो ये लैरिंजियल जो नर्व है उसमें पैल्सी पैदा कर सकती है। साथ ही साथ पोलियोनेराइटिस, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन खासतौर पे लोअर लिम्ब में, ये इसके कारण देखने को मिलता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीटॉक्सिन्स और इरिथ्रोमाइसिन के माध्यम से किया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया के लिए हमारे वैक्सीन अवेलेबल है, टॉक्साइड वैक्सीन है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड मॉडिफाइड टॉक्सिन होता है, जो इम्यूनोजेनिक तो होता है लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस्ड होती है, काफी ज्यादा रिड्यूस्ड होती है। साथ ही साथ जो DTAP, DTP या TD वैक्सीन है उनका भी ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है, या D4 डिप्थेरिया है। ठीक है, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट जो डिजीज जिसके बारे में बात कर रहे थे वो है टिटनस। तो टिटनस को कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होती हैं, ये स्पोर फॉर्मिंग होती है। जैसा आपने देखा था कोरिनी बैक्टीरियम जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, क्लोस्ट्रीडियम स्पोर फॉर्मिंग होता है। कोरिनी बैक्टीरियम एरोबिक था, ये एनोरेबिक है। जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है जिसके कारण टिटनस होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम टिटनस टॉक्सिन कहते हैं। इसका जो क्लोस्ट्रीडियम का प्रमुख जो रिजर्वोयर है वो सॉइल है। जो स्पोर्स हैं वो काफी लंबे वक्त तक डोरमेंट स्थिति में सॉइल में पड़े रह सकते हैं और अवसर आने पर व्यक्ति को टिटनस कॉज कर सकते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन होता है इसका मोड है पंक्चर वुंड या ट्रॉमा। यहां याद रखिए कि कोई अगर वुंड ऐसा है जो कि लीनियर कट है, 1 सेंटीमीटर तक का कट है, तो ऐसी स्थिति में वहां टिटनस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर वो 1 सेंटीमीटर से कम है परंतु ब्लंट है या क्रश्ड है वो वुंड, जो कि किसी चीज से चोट लगने के कारण, फटने के कारण, जैसा कि अक्सर ट्रॉमा में होता है उस तरीके का है, या और डीप है वुंड, तो उस स्थिति में टिटनेस के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि टिटनेस के लिए क्लोस्ट्रीडियम को लो टिश्यू ऑक्सीजनेशन की आवश्यकता होती है। ऐसा टिश्यू जहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेशन है वहां ये इसकी संभावना कम होती है। तो जब किसी टिश्यू पर जो कि डैमेज हुआ है वहां ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है, ब्लड का फ्लो है, अगर कम हो जाता है, सीमित हो जाता है और वहां लो टिश्यू ऑक्सीजनेशन की स्थिति है, साथ ही साथ जो ब्लंट
अगर वुंड है तो इसकी संभावना काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये एनारोबिक है। पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो जो स्पोर्स है वो टिश्यू में जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट हो करके टिटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं। जो इसका एक्सोटॉक्सिन है उसे हम टिटेनोस्पाज्मिन कहते हैं, जिसके कारण स्पाज्म आ सकते हैं। तो अगर टिश्यू जो क्रश हुआ है, डैमेज है, वो ब्लंट है, वहाँ जो ब्लड की सप्लाई है उसमें कमी आई है और लो ऑक्सीजनेशन की स्थिति है तो टिटनेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये किसी टिश्यू में जर्मिनेट होकर के वहां से अगर नर्वस टिश्यू भी डैमेज हुआ है तो एक्सोन के अंदर होता हुआ इंट्रा एक्सोनली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है और ये जो टॉक्सिन है वो गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से जुड़ जाता है और इसके बाद में ये इनहिबिटरी जो मीडिएटर्स हैं लाइक ग्लाइसिन और गाबा उनके रिलीज को रोकता है, जो कि एक्चुअली स्पाइनल साइनेप्स पे होता है। तो इस कारण से जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो किसी भी प्रकार से उनका दमन नहीं हो पाता है और एक्सट्रीम मसल स्पाज्म डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों के बैलेंस से ही प्रॉपर मसल फंक्शनिंग होती है, तो यहाँ पर एक्साइटेटरी अनअपोज्ड हो गए क्योंकि इनहिबिटरी जो मीडिएटर्स है वो ब्लॉक हो गए। तो ये एक्सट्रीम मसल स्पाज्म यहाँ पर नजर आता है और इस आधार पे अगर देखा जाए तो ये मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस में से जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है उनमें से एक है। इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगर एक्यूट टिटनेस की हम बात करें, जो तत्कालीन टिटनेस हो रही है तत्काल, उसकी हम बात करें तो वहां पर हम या टिटनेस की संभावना अगर है तो ऐसी स्थिति में हम हाइपर इम्यून ह्यूमन ग्लोबुलिन जिसको हम TIG कहते हैं, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको देते हैं जिससे टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। साथ ही साथ मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन भी दिया जाता है। इसके अलावा स्पाज्म को कम करने के लिए स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स लाइक डायजेपाम वगैरह भी दी जाती हैं। अगर 6 घंटे के भीतर ये दिया जा रहा है तो संभावना बेहद कम रह जाती है अगर TIG विदिन 6 आवर्स दिया जा रहा है। और अगर केवल लीनियर कट है तो 24 आवर तक। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो टॉक्सॉइड वैक्सीन अवेलेबल है। साथ ही साथ ये DTP, DTAP और TD का भी इंटीग्रल पार्ट है जहां T फॉर टेटनेस है। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।